नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एसपी यादव है। मैं गुरुग्राम मेदांता हॉस्पिटल में बच्चों के ब्लड और कैंसर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर का काम करता हूँ। आज के ट्रांसप्लांट कॉन्वर्सेशन प्रोग्राम में, पॉडकास्ट में आपका वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो है डॉक्टर रविंदर हुड्डा। डॉक्टर रविंदर हुड्डा इज़ अ सीनियर पीडियाट्रिशियन who works in Huda Hospital in Rohtak, and Dr. Ravinder is at present President of Indian Medical Association Rohtak, and he is also President of Indian Academy of Pediatrics. So एक डबल इंजन सरकार चला रहे हैं मोदी जी की तरह, और रोहतक सिटी में मेडिकल अवेयरनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट्स को इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत हैं जी। सो बहुत बहुत स्वागत हमारे प्रोग्राम में आपका जी सर। आज का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो है बच्चों में ब्लड कैंसर, चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। इसके बारे में हम कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आप एक सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और आपकी प्रैक्टिस में पिछले इतने सालों में आप ज़्यादातर किस तरीके के सिम्टम्स के साथ बच्चे, जब आपको शक होता है कि इसको कैंसर हो सकता है, तो क्या लक्षण आप देखते हैं बच्चे में जो एज ए पीडियाट्रिशियन आपको अलर्ट करते हैं कि ये कैंसर हो सकता है और मुझे इसका फर्दर टेस्ट वगैरह कराना चाहिए? तो डॉक्टर यादव, मोस्टली ये होता है कि भाई उसमें एक तो जैसे अनीमिया है, खून की कमी है, और वो हमारी रूटीन दवाइयों से इम्प्रूव नहीं कर रही, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, फीवर आ रहा है, और या फिर जो खून के थक्के जो ब्लड स्पॉट्स होते, ब्लीडिंग स्पॉट्स छोटे मोटे दिखाई दें, तो रिकरेंट इन्फेक्शन, फीवर, फटीग और अनीमिया जो ठीक नहीं हो रहा है, यूजुअली ये जो है ना इंगित करते हैं कि जो है ना कहीं ना कहीं ल्यूकीमिया हो सकता है। तो उसमें ल्यूकीमिया की तरफ ज़्यादा चांस रहता है। तो ल्यूकीमिया में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बच्चे में खून की कमी है, बच्चा दिन ब दिन सफ़ेद दिखता जा रहा है, थका थका दिख रहा है, तो एक टेस्ट होने चाहिए। दूसरा, डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर बच्चा बीमार रह रहा है, उसको बार बार एंटीबायोटिक्स देनी पड़ रही है या ठीक नहीं हो रहा, फीवर चले जा रहा है, तो उसके फर्दर टेस्ट होने चाहिए। लगातार अगर किसी का 14 दिन से ज़्यादा का फीवर अगर चल रहा है, तो फर्दर उसके डिटेल टेस्ट होने चाहिए कि कैंसर तो नहीं है, ब्लड कैंसर तो नहीं है। और कहीं से भी ब्लीडिंग होना, नाक से, मुँह से कहीं से भी ब्लड आना, या प्लेटलेट्स कम होना, नीले निशान आना, लाल निशान आना, तो उनको भी अपने टेस्ट कराने चाहिए। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे बच्चों को और ट्यूमर्स या कैंसर होते हैं, जैसे ब्रेन में या हड्डियों में या पेट में या लिम्फोमा वगैरह, तो उसके क्या लक्षण आप देखते हैं अपनी प्रैक्टिस में? इसमें लक्षण यही रहता है कि जहाँ का ट्यूमर है, उस सबसे पहले लक्षण उस जगह के ही ज़्यादा आते हैं। ब्लड कैंसर में तो ये होता है कि ल्यूकीमिया में तो ऑल अराउंड अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्लड हमारे सारे शरीर में घूम रहा है, तो वो ऑल अराउंड होता है। लेकिन जैसे आई का ट्यूमर है या तो उसमें सबसे पहले आँखों में लक्षण आएंगे, फिर उसके बाद दिमाग का टेंशन बढ़ जाएगा, उसके बाद जो है ना दिमाग में टेंशन बढ़ने के लक्षण आ जाएंगे। इसी तरह कोई पेट का ट्यूमर है तो उसमें मतलब ये है कि एक गांठ फील महसूस होने लग जाएगी और पेट में दर्द रहने लग जाएगा, जो रूटीन की दवाइयों से आराम नहीं पड़ेगा। तो उस टाइप में जहाँ का भी ट्यूमर है, उस जगह का लक्षण उभर के आएंगे। बहुत ही सही आपने पेरेंट्स जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बताया कि आपके बच्चे के किसी भी हिस्से में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई गांठ महसूस हो रही है, आपको लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। खासकर अगर पेट में बच्चे को नहलाते वक्त आपको महसूस हो रहा है कि कोई गांठ है, वहाँ पे कोई हार्ड चीज़ महसूस हो रही है, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह करना चाहिए कि बच्चे को कहीं कोई किडनी का ट्यूमर या पेट में ट्यूमर ना हो। ऐसे ही आँख के अंदर बच्चे में अगर जब फ़ोटो खींचते हैं, तो फ्लैश फोटोग्राफी में अगर आँख के अंदर कुछ सफ़ेद सफ़ेद चमक रहा है, वाइट रिफ्लेक्स, तो आँख के अंदर ट्यूमर हो सकता है जी। तो वो कई बार पेरेंट्स को हेल्पफुल होता है। इसी तरीके से अगर बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर हो, तो बच्चे सुबह सुबह उठते ही उल्टी कर देते हैं, उनको उल्टी जैसा लगता है, जी खराब रहता है, खाना नहीं खाते हैं, वज़न कम होने लगता है। तो अगर कोई सुबह सुबह उठते ही उल्टी कर देता है तो, और सर में दर्द रहता है, तो उसमें ब्रेन ट्यूमर रूल आउट करना चाहिए, सीटी स्कैन वगैरह करना चाहिए। तो ये तो कुछ हो गए लक्षण। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब जैसे आपने सस्पेक्ट किया कि इस बच्चे को कैंसर हो सकता है, तो ऑब्वियसली आप कुछ टेस्ट कराएंगे, तो पेरेंट्स को लगता है नहीं कैंसर के टेस्ट तो कैंसर हॉस्पिटल में ही होंगे, बट आप कुछ हमारे जो लोग हमें सुन रहे हैं, कुछ पेरिफेरी में जहां आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, वहां पे क्या सिंपल टेस्ट
ब्लड कैंसर को क्या हम कोई ब्लड टेस्ट वगैरह से देख सकते हैं या जान सकते हैं कि कैंसर हो सकता है? निश्चित तौर पे जो है ना कम्युनिटी में डायग्नोसिस या छोटे सेंटर पे डायग्नोसिस बन सकता है। उसके लिए सबसे ज़रूरी है जैसे कंप्लीट हेमोग्राम है। कंप्लीट हेमोग्राम बेसिक चीज़ है जो हर एक शहर में उपलब्ध होता है, आराम से देखा जा सकता है। तो उसमें पीबीएफ में हम देखेंगे, क्योंकि जैसे ब्लड कैंसर हुआ तो उसमें जो रक्त बनाने वाली कोशिकाएं हैं वो नॉर्मल फॉर्म में दिखाई नहीं देंगी। उनके जिनको हम ब्लास्ट बोलते हैं, लिम्फोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट बन जाते हैं, तो वो साइज़ में थोड़े से एबनॉर्मल असामान्य नज़र आएंगे और उससे हम तय कर पाएंगे कि भाई निश्चित तौर पे इसको कोई न कोई प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। तो जो लोग हमें सुन रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ब्लड कैंसर बहुत इजीली डायग्नोज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जाना है। आप पेरिफेरी में भी, जो आपके जहाँ भी पीडियाट्रिशियन है जिनको आपने दिखाया है, आसपास की लैब में या उनके खुद के हॉस्पिटल में ही लैब में एक कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भेजना है, CBC। कंप्लीट ब्लड काउंट में हीमोग्लोबिन चेक होता है। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन कम है तो हमें पता चल जाएगा प्रॉब्लम है। वाइट सेल बढ़े हुए हैं या कम है तो कैंसर होने की संभावना है। प्लेटलेट्स कम है तो वो भी कैंसर होने की संभावना है। पर सबसे ज़रूरी डॉक्टर साहब ने बताया PBF, पेरिफेरल ब्लड फिल्म, कि जो बच्चे का ब्लड है उसका एक ड्रॉप एक स्लाइड पे डाला जाता है और उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है और माइक्रोस्कोप के नीचे कैंसर सेल डायरेक्टली दिख जाते हैं कि अगर ब्लड में ब्लड कैंसर सेल्स हैं, लिम्फोब्लास्ट या माइलोब्लास्ट, वो दिख जाते हैं। और जो पैथोलॉजिस्ट है वो कहता है हाँ ये तो कैंसर है, और वो रिपोर्ट तुरंत आती है। वो पीडियाट्रिशियन को फ़ोन करता है कि आपके बच्चे के रिपोर्ट में मुझे कैंसर दिख रहा है, और फिर वो पेरेंट्स को बताना होता है। तो जैसे ही आपके पास रिपोर्ट आती है या पैथोलॉजिस्ट आपको फ़ोन करता है कि इस बच्चे में मुझे कैंसर सेल दिख रहा है, तो एक बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है अगर फैमिली को बताया जाए, क्योंकि कोई भी पेरेंट ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरे बच्चे को कैंसर हो सकता है, इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। और कैंसर नाम से सब लोग डर भी जाते हैं। तो एज ए पीडियाट्रिशियन आप कैसे हैंडल करते हैं, किस तरीके से न्यूज़ उनको बताते हो, या कैसे उनको सांत्वना भी देते हो और हिम्मत भी देते हो, और कैसे उनको कैंसर हॉस्पिटल भेजते हो? फिर सर उसमें ऐसा है सिनेरियो, एक तो डे टू डे मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो प्रोग्रेस कर रही है, अच्छे से अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। दूसरी बात, जैसे पीबीएफ पे हमने देखा ब्लास्ट वगैरह दिखाई दे रहे हैं और कंप्लीट हेमोग्राम इशारा कर रहा है कि भाई थोड़ा सा हो सकता है, तो हम उसको बोलते हैं कन्फर्मेटरी बोन मैरो वगैरह करेंगे और टेस्ट होने हैं तो उसके बाद ही हम कंफर्म बोल पाएंगे। और बोन मैरो भी हम अपने सेंटर पे जैसे यूजुअली कर लेते हैं, तो बोन मैरो में हमें लगता है तो उसके बाद उसकी काउंसलिंग करते हैं पेशेंट्स की और पेरेंट्स की कि भाई आपसे बहुत 30-40 साल पहले बात अलग थी कि कैंसर को ये लोग समझते थे भाई कैंसर है तो ये तो बचेगा नहीं। आपके दिनों में ये है कि ज़्यादातर कैंसर का रेमिशन या निदान जो है मुमकिन हो गया है, और अगर अच्छे सेंटर पे ट्रीटमेंट कराया जाए, स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं हमारे देश में, तो वो जो है ना ज़्यादातर कैंसर ट्रीटेबल हो गए हैं आज के। बहुत अच्छी बात है। तो जैसे आप जो भी हमें सुन रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया है कि हालांकि एक बहुत ख़राब न्यूज़ होती है कैंसर होना, और कोई भी डॉक्टर फैमिली को डराना नहीं चाहता है और उनका हिम्मत नहीं तोड़ना चाहता है। पर सबसे अच्छी बात जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि एक फैक्ट है कि बच्चों में जो कैंसर होता है या चाइल्डहुड कैंसर है, ये हाईली क्योरेबल है। आजकल करीब 70 से 80% बच्चे कैंसर से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं इलाज से। और यही चीज़ पेरेंट्स को सबसे पहले समझाने की ज़रूरत है, या पेरेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, उनके आसपास किसी को बच्चे को अगर कैंसर होता है तो उनको ये बताना है कि क्योरेबल है, इलाज है, आप जाइए अपना इलाज कराइए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक कन्फर्मेटरी टेस्ट ज़रूरी है। कई बार ब्लड में जो कैंसर सेल दिख रहे हैं तो कभी कभी 99.99 तो वो सही होता है, पर कभी कभी 1% या उससे कम चांस होता है कि वो कैंसर ना हो और किसी वायरस के इन्फेक्शन की वजह से कैंसर जैसे सेल दिख रहे हो। तो इसलिए बोन मैरो टेस्ट होता है या फर्दर कैंसर के स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं जिससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये कैंसर है। अब मैं आऊँगा कि जो ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया है, इसमें 2 तरीके के ल्यूकीमिया होते हैं बच्चों में, एक्यूट और क्रॉनिक। जी। तो एक्यूट तो धीरे धीरे, एक्यूट तेजी से बढ़ने वाला कैंसर होता है और क्रॉनिक धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। तो क्रॉनिक ल्यूकीमिया तो ज़्यादातर ओल्ड लोगों में देखा जाता है, जो 50 ईयर प्लस हैं उनमें CML, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, CLL, ये सब एल्डरली लोगों में देखा जाता है। बच्चों में बहुत रेयर है, मतलब CML देखा जाता है पर CLL बच्चों में नहीं होता है। डेफिनेटली। कमिंग टू एक्यूट ल्यूकीमिया, जी,
तो एक्यूट ल्यूकीमिया जैसे दो तरीके का होता है, एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया ALL और AML। ये सबसे कॉमन है बच्चों में, नियरली 30% बच्चों को जो कैंसर होता है यही वाला होता है जी। तो जैसे एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया, तो जैसे आपने बताया कि बच्चे को गांठें हो सकती है, ब्लड की कमी हो सकती है, फीवर हो सकता है, बट एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में कभी कभी उनकी हालत बहुत ख़राब होती है, जैसे कि वो DIC में होते हैं। तो आप कुछ श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि DIC क्या होता है और कैसे, कितने बच्चे सीरियस हो सकते हैं उसमें? तो जो DIC है, DIC में ये रहता है कि भाई हर जगह से सारा जो ब्लीडिंग का वो है, जो खून जमने का सिस्टम है, वो सारा का सारा इफेक्ट हो जाता है। तो उसमें ये होता है, और उसमें खून कहीं भी जम जाएगा, जहाँ नहीं जमना चाहिए वहाँ जम जाएगा, और वहाँ पे प्लेटलेट कंज्यूम हो जाएंगे, उसके बाद ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके अंदर खून जमने लग रहा है और जहाँ ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। तो मतलब कि इस तरह का सिस्टम है, बड़ा मुश्किल सा सिस्टम बन जाता है, और माइलॉइड ल्यूकीमिया में ही ज़्यादा होता है। बिल्कुल। सो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया के कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि आपकी क्लॉटिंग गड़बड़ हो जाती है, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलोपैथी DIC, और उसमें कहीं क्लॉट बन रहा है और कहीं ब्लीडिंग हो रही है, और ये अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाए तो जानलेवा हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत जल्दी कैंसर सेंटर या हायर सेंटर भेजना होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट शुरू करा सके और इस लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी को कंट्रोल कर सकें। डॉक्टर साहब, ल्यूकीमिया में कीमोथेरेपी से ज़्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं, पर कभी कभी जो आपकी प्रैक्टिस में जैसे चेकअप के लिए आ रहे हैं जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है, ज़्यादातर बच्चे ठीक रहते हैं, पर आप सडनली देखते हैं कैंसर वापस आ गया, कि हमने टेस्ट कराया और फिर से उसके पेरिफेरल ब्लड में कैंसर दिख रहा है जी। तो ये न्यूज़ कैसे ब्रेक करते हैं, और उनको क्या कुछ हिम्मत दोबारा से दे सकते हैं, या आपको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता है इनका? नहीं सर, मैं बताया ना कि भाई 30-40 साल पहले जब हम मेडिकल कॉलेज में थे 30 साल पहले, उस टाइम पे थोड़ा सा स्थिति ज़्यादा विकट हो जाती थी, लेकिन उस टाइम पे भी हम काउंसलिंग करते थे और कुछ हद तक रेमिशन हो जाता था। लेकिन अब जो है रेमिशन का भी ट्रीटमेंट वो मतलब प्राइमरी का भी ट्रीटमेंट हो जाता है, और अगर रिलैप्स का भी ट्रीटमेंट मुमकिन हो गया है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि रिलैप्स केसेस में भी ट्रीटमेंट उपलब्ध है जी, और वहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा रोल है। जो बच्चे ब्लड कैंसर के कीमोथेरेपी के बाद वापस आ जाता है कैंसर, तो उनमें वो कीमोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकते जी, तो उनको एक नए इलाज की ज़रूरत है, एक नया इम्यून सिस्टम की ज़रूरत है, जो कि नया बोन मैरो, सगे भाई बहन या किसी फैमिली मेंबर का बोन मैरो अगर उनके अंदर डाला जाए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाए, तो ये एक नया इम्यून सिस्टम लेके आता है जो कि कैंसर को झटपट मार सकता है और आप ठीक हो सकते हैं। यही मैं डॉक्टर यादव जानना चाहता था कि और क्या मॉडलिटीज अवेलेबल हैं, क्योंकि प्राइमरी जो इंडक्शन वगैरह तो हम कई बार स्टार्ट कर भी लेते हैं, बट उसके आगे रिलैप्स और बाकी चीज़ों में आप लोग क्या करते हैं? तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक मेजर इलाज है रिलैप्स केसेस में, जो कि आजकल ऑफर किया जाता है। इसके अलावा एक नया ट्रीटमेंट आ गया जिसको बोलते हैं सेल थेरेपी। तो जो केसेस बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स कर जाए, जैसे कि BALL के केसेस, तो उनमें उन बच्चों के इम्यून सेल्स को बाहर निकाला जाता है और उनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है लैब में, ताकि वो कैंसर को टारगेट कर सकें, कैंसर को अटैक कर सकें, और इन सेल्स को वापस डाला जाता है और वो कैंसर को ख़त्म कर देते हैं कुछ ही दिनों में। तो इसको बोलते हैं CAR T सेल थेरेपी, जो कि अब लेटेस्ट इलाज है ब्लड कैंसर में और उपलब्ध है। सो हमारी जो भी बातचीत हुई और जो भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, उसको मैं समराइज करना चाहूँगा। तो आपकी तरफ से क्या की मैसेज देना चाहोगे जो लोग हमें सुन रहे हैं, जिनके बच्चे को ब्लड कैंसर है, डायग्नोज हुआ है, तो आप एज ए पीडियाट्रिशियन को क्या बताना चाहेंगे? सर, मैं मेनली यही बताना चाहूँगा कि जो ल्यूकीमियाज हैं, ब्लड कैंसर हैं, सो कम से कम जो नंबर 1 एक्यूट ल्यूकीमिया सबसे कॉमन है, और नंबर 2 एक्यूट ल्यूकीमिया का काफ़ी हद तक इलाज, लगभग 70-80% इलाज मुमकिन हो गया है। तो जो सबसे कॉमन चीज़ थी उसका इलाज बहुत मतलब आसानी से मुमकिन हो गया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी आशा की किरण है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ कैंसर डायग्नोज होने पे आप घबराएं नहीं, और यूँ मत समझे कि भाई बहुत सब कुछ हो सकता है, और ज़्यादातर सर्वाइवल हो जाता है, ठीक है ना। माइलॉइड ल्यूकीमिया में थोड़ा सा प्रोटेक्टेड है प्रोग्नोसिस, बट स्टिल वो भी लगभग पूरी तरह ट्रीटेबल हो गए हैं आज के दिन। तो ब्लड कैंसर डायग्नोज होने पे आप ज़रा भी नहीं घबराएं, बस ये है कि उचित मार्गदर्शन का जो है ना आप सहारा लें, और अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर ज़रूरत है तो हम जो पेरिफेरल सेंटर है जैसे मेदांता है या और हायर सेंटर है, उनमें हम रेफ़र कर सकते हैं। तो शायद ही कोई मतलब आजकल मॉर्टेलिटी तो बहुत ही ना के बराबर रह गई है। धन्यवाद डॉक्टर साहब।
सो आखिर में मैं श्रोताओं को, जो भी हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों में जो कैंसर है, ल्यूकीमिया है, हाईली क्यूरेबल है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। उसके अलावा अगर कैंसर वापस आ जाता है, रिलैप्स कर जाता है, तो भी हिम्मत ना हारें, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे नए इलाज आ गए, ट्रीटमेंट आ गए, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बहुत ही कारगर इलाज है, जिससे ज़्यादातर बच्चे रिलैप्स केसेस के ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा सेल थेरेपी, जैसे कि कार टी सेल थेरेपी अवेलेबल है, जो इस कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर सकती है, और एंटीबॉडी थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी भी अवेलेबल है, जो कैंसर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है। इसके साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू।